हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया से होगे। और ये क्वांटम मैकेनिक्स रिवीजन की सीरीज़ होने वाली है और दिस विल बी द लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज़। रिवीजन सीरीज़ का ये लास्ट है और इसमें हम लोगों ने इंजीनियरिंग फिजिक्स, खासतौर पे जो AKTU की इंजीनियरिंग फिजिक्स है यूपी में जो चल रही उत्तर प्रदेश की, उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर किया है। और ऑप्टिक्स का मैं रिवीजन वीडियो क्या बनाऊँ, मैंने ऑप्टिक्स पे एक सीरीज़ अभी बना रखी थी जिसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा समय उसमें दें, कुछ चीज़ों को उसको ज़रा ध्यान से समझ लें, जो कि ऑप्टिक्स के साथ ऐसा है कि उसमें हमें थोड़ा सा डीप में उतरना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा एनालाइज करना ज़रूरी होता है। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात। देखें, क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम एक बात सुनते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होती है, जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। मैक्सवेल की थ्योरी जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में ही आती है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो न्यूटन की मैकेनिक्स है और जो क्लासिकल मैकेनिक्स को हम कह रहे हैं, मैक्सवेल की थ्योरी है, ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस थे जो 1899 1880 इस समय डेवलप हो रहे थे, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा था न्यूटन के लॉ के हेल्प से या मैक्सवेल के हेल्प से। थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। जैसे एटॉमिक प्रोसेस, एटम का कॉन्सेप्ट कैसे है, एटम कैसे होता है, एटम का बिहेवियर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जो ब्लैक बॉडी होती है, बीबी मतलब ये जो ब्लैक बॉडी है, इसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, उसमें जो लाइनें हमें दिख रही होती थी उस समय की हम बात कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको कुछ नई थ्योरी बनानी पड़ेगी, नई थ्योरी डिस्कवर करनी पड़ेगी, और वो नई थ्योरी हमने डेवलप की थी क्वांटम मैकेनिक्स के रूप में। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट स्मॉल स्केल वेयर डिस्क्रीट नेचर ऑफ फिजिकल वर्ड इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड द क्वांटम वर्ड या क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक स्मॉल स्केल पर आप कह सकते हो इफेक्टिव हो जाता है पूरी तरह से, जहाँ कि हम कॉन्टीन्यूटी नहीं देखते, हम डिस्क्रीटनेस देखते हैं, जहाँ हमें चीज़ें एक क्वांटा के रूप में, एक पैकेट के रूप में, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई पड़ती है। ये कुछ वैसा हो जैसे आपने कोई इमेज ली, आप इमेज को आप जूम करो। जब आप इमेज को जूम करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसके छोटे छोटे स्पॉट, पिक्सेल्स आप देखना शुरू कर दोगे। तो असल में वो जो पूरी कॉन्टीन्यूअस सी इमेज हम देख रहे हैं, वो बहुत सारे पिक्सेल्स से, बहुत सारे स्मॉल डॉट से मिलके बनी है। तो जब वैसे ही हम जब जूम आउट करते हैं, हम जूम इन करते हैं, हम नैनो रीजन में जाते हैं, एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, तो हम कंटिन्यूटी नहीं देखते हैं, हम डिस्क्रीटनेस देखते हैं, और फिर वहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जब हम इंटरेक्शन है, मोशन ऑफ पार्टिकल स्मॉल स्केल पर देखते हैं और वो डिस्क्रीट नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ द फिजिकल इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स रीजन। ठीक है, शुरुआत करते हैं ब्लैक बॉडी से। ब्लैक बॉडी, रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ऐसा है, अगर हम इधर एक तरफ से इंटेंसिटी को लें और एक तरफ हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो हम एक बिहेवियर देखते हैं। फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। वेवलेंथ की फॉर्म में अगर आपने बुक में ग्राफ देखा है तो इसका थोड़ा सा उल्टा सा दिखेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो, जरा इस ग्राफ को देखो। पहले 1000 केल्विन पे जब आप थे, तो 1000 केल्विन पर आपका जो बिहेवियर था वो कुछ अलग सा था। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप देखिए 1000 केल्विन पर आपका ग्राफ इस तरह से था, ये वाला ग्राफ था आपका, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप देख रहे हो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर पीक आ रहा है, उस फ्रिक्वेंसी से कम जाते हो तो एनर्जी जो है वो घटती है, उससे ज़्यादा जाते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन घटता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर पीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप देखते हो वो फ्रिक्वेंसी जिस पे पीक था वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गई। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो पहले की तुलना में चेंज हो चुका है। ऐसे ही आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हो, 2000 केल्विन तक पहुंच गए, और आपने देखा कि आपका स्पेक्ट्रल जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसका शेप तो कुछ कुछ वैसा ही है, जैसे आप देख रहे हो ना कि उठता है फिर फ्लैटनेस ऐसा आ जाती है, बट ये जो पीक है ये लगातार आगे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो ये सारे कुछ ऐसे फीचर्स थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के जो कि
समझ से परे थे। मतलब समझ के परे का कहने का मतलब है कि उस समय के जो लॉ थे, क्वांटम मैकेनिक्स, लैग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, उनकी सहायता से इनको समझा पाना मुश्किल हो रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, फ्रिक्वेंसी टेम्परेचर के हिसाब से पीक फ्रिक्वेंसी किस पे होगी वो चेंज हो जा रहा है। तो यानी कि कुछ फ्रिक्वेंसी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन सा दिख रहा है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन डिक्रीजेस। तापमान बढ़ता जाता है, उस हिसाब से इस कर्व का जो शेप है वो चेंज होता जा रहा है, डिक्रीज जैसा कर रहा है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम पीक शिफ्टेड टुवर्ड हायर फ्रिक्वेंसी या टेम्परेचर इंक्रीज। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं, हायर वैल्यू की तरफ जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो शिफ्ट होती जा रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या एक बहुत ही चैलेंजिंग सा पोर्शन था कि ये क्यों हो रहा है। और उस समय क्या था, हमारे पास ऐसी कोई थ्योरी भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यही थी प्रॉब्लम कि एट दैट टाइम देयर वाज नो थ्योरी जो कि उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही थी। हालांकि उस समय के कुछ जो बड़े नाम थे, रेले, जीन, ये जो लोग थे, ये लोग कुछ वेन, ये सब कुछ प्रयास कर रहे थे। तो जैसे रेले जीन ने एक प्रयास किया इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने का, उन्होंने अपने क्लासिकल थ्योरी का इस्तेमाल किया। तो पाया क्या कि उन्होंने एक मैथमेटिकल लॉ डेवलप कर दिया, लेकिन वो लॉ जो था वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे तो काफ़ी हद तक काम कर रहा था। आप देखो लो फ्रिक्वेंसी पर ये जो डॉटेड लाइन है ये रेले जीन लॉ का ग्राफ है, और जो वाइट लाइन है ये एक्सपेरिमेंटल जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व था। तो क्या देख रहे थे कि लो फ्रिक्वेंसी पर तो चीज़ें कुछ कुछ मिलती जुलती दिख रही हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा। लेकिन जैसे फ्रिक्वेंसी एक लिमिट से आगे बढ़ती है तो थ्योरी का, रेले जीन की थ्योरी ग्राफ अलग होता है और एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ अलग हो जाता है। यानी कि ये जो रेले जीन थ्योरी थी ये एक लिमिटेड लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज पे तो काम कर रही थी, बट उसके आगे काम नहीं कर रही थी। यही ऐसा ही कुछ हाल वीन का भी था। वीन की जो थ्योरी थी वो हायर फ्रिक्वेंसी रीजन पे तो काम कर रही थी। आप देखो यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है, बट जैसे ही हम लोअर फ्रिक्वेंसी पे आ रहे थे तो काम नहीं कर रही थी। अगर दोनों चीज़ को बनाए तो हम ये देख रहे थे कि लो फ्रिक्वेंसी पर रेले जीन की थ्योरी काम कर रही है, हाई फ्रिक्वेंसी पर वेन लॉ की थ्योरी काम कर रही है, वेन की थ्योरी काम कर रही है, बट एक ऐसी सिंगल थ्योरी नहीं थी जो कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सही से एक्सप्लेन कर पाती। तो ये एक चैलेंज था उस समय का, बड़ा चैलेंज था। मैक्स प्लांक जो कि ऑलरेडी उस समय एक बहुत ही बड़ा नाम थे, उन्होंने कुछ बहुत ही रिवोल्यूशनरी किस्म के अजम्पशन किए, बहुत ही बड़ी, मतलब हम तो क्रांति कह सकते हैं फिजिक्स की दुनिया की, साइंस की दुनिया की। उन्होंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए और फिर उन्होंने प्लांक रेडिएशन लॉ डेवलप किया। अब जो प्लांक रेडिएशन लॉ था ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म आप देख रहे हो, और उसका जो ग्राफ था वो थ्योरी के साथ, जो थ्योरी का ग्राफ था वो एक्सपेरिमेंट के साथ पूरी तरह से मैच कर रहा था, पूरी तरह से उसको जस्टिफाई कर रहा था। इसका मतलब प्लैंक ने जिन भी अजम्पशंस के तहत अपना रेडिएशन लॉ दिया है वो अजम्पशन नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे। क्या थे प्लांक के हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, वो जरा समझ लें। प्लांक कंसीडर्ड अ ब्लैक बॉडी लाइक अ कलेक्शन ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर्स विद सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। उन्होंने कहा कि जो ब्लैक बॉडी होती है जिसपे कि जितना रेडिएशन आता है वो एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर चेंज करने पर जो एमिट करता है, ये सारी बात जो हम कह रहे हैं, हम इसको माने कि ब्लैक बॉडी एक बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वांटम ऑसिलेटर्स से मिलके बने हैं। मतलब कुछ स्प्रिंग जैसा है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब स्प्रिंग ऑसिलेट करेंगी तो दीज ऑसिलेटर्स कांट हैव एनी आर्बिट्ररी वैल्यू ऑफ एनर्जी बट हैव सम डिस्क्रीट वैल्यूज। अब ये जो क्वांटम ऑसिलेटर थे इनमें क्या खास बात थी, इनको हम सोचें तो ये समझ लो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब वाइब्रेट करते समय इनकी फ्रिक्वेंसी होगी, तो इनकी जो चाहे वो फ्रिक्वेंसी नहीं हो सकती थी, इनकी कुछ नियमित फ्रिक्वेंसी थी। यानी हर ऑसिलेटर अपनी एक खास फ्रिक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता था और उसी फ्रिक्वेंसी के साथ उसकी एनर्जी जुड़ी हुई थी। तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में पहला रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। इस तरह का रिलेशन इससे पहले नहीं था, इससे पहले इस तरह का रिलेशन हम लोग नहीं देख रहे थे वहाँ पर। तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन था, और जो ये कहता है कि एनर्जी जो होगी वो एच टाइम न्यू, एच इज प्लांक कांस्टेंट, जो कि प्लांक जिस पे काम कर रहे थे, प्लांक कांस्टेंट न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर और एन इज सम इंटीजर। तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, E1 होगी एच न्यू, या होगी E2 की वैल्यू होगी 2h न्यू, या E3 की वैल्यू होगी 3h न्यू। तो ये पहली बार वो कह रहे थे कि आप सोचें कि हम ऐसे ऑसिलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू इस तरह की एनर्जी रख रहे हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि 1.5h न्यू हो, 1.72h न्यू हो, 2.9h न्यू हो, इस तरह की वैल्यूज नहीं है। अब लोगों का सवाल था क्या ऐसा हो सकता है,
क्या इस तरह की रिस्ट्रिक्शन सिस्टम नेचर में कोई सिस्टम रख सकता है? बट सवाल ये था, सवाल बिल्कुल अपनी जगह पे वाजिब है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को मान लें, प्लांक ने जैसा सजेस्ट किया, तो अभी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ को डिराइव कर पा रहे थे, जो कि एक्सपेरिमेंटली डाटा को मैच कर रहा था। तो यहाँ पर इस तरह की लॉजिक आप सोचो कि भले ही आपको कितना भी अविश्वसनीय लगे कि इस तरह की चीज़ें कैसे हो सकता है, कैसे इतनी रिस्ट्रिक्टनेस आ सकती है, लेकिन इस रिस्ट्रिक्टनेस के साथ ही नेचर में कुछ चीज़ें काम कर रही हैं, एटॉमिक लेवल पे ऐसा ही काम हो रहा है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, लेकिन बिल्कुल सही थी। उसके बाद द ऑसिलेटर्स कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट ऑफ द वैल्यू एच न्यू। तो अगर एक ऑसिलेटर अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, चेंज करेगा, तो वो कुछ किसी भी अमाउंट से चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए भी इसी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि वो 2h न्यू से 3h न्यू जा सकता है, 4h न्यू जा सकता है, इस तरह से। वो 2h न्यू से 2.9h न्यू नहीं जा सकता। यानी कि जो डेल्टा n है ये भी इंटीजर नंबर ही होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये लॉ था। इस चीज़ को आइंस्टीन जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो इस चीज़ को एक्सटेंड कर देते हैं। वो इन हाइपोथेटिकल क्वांटम ऑसिलेटर से बात उठाते हैं और फिर उसको लाइट पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो आइंस्टीन फर्दर एक्सटेंडेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 12th क्लास में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, जहाँ आइंस्टीन कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसके अंदर भी इन्हीं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो क्वांटम बिहेवियर है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इस तरह के क्वांटा होते हैं, एनर्जी पैकेट होते हैं, जिनकी वैल्यू उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी के ऊपर इस E=h फार्मूले से डिपेंड करती है। अब ये चीज़ प्लांक का लॉ था। आइंस्टीन इस प्लांक के लॉ को प्लांक की सिचुएशन से निकाल करके इम्प्लीमेंट कहाँ किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। तो आइडिया उनका नहीं था, लेकिन वो प्लांक का आइडिया लगाया कहाँ जाना है, ये आइडिया आइंस्टीन का था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि पार्टिकल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये अटेम्प्ट एक ज़माने में न्यूटन ने किया था, जिसको वो सफल नहीं हुए थे। तो आइंस्टीन फिर से वो अटेम्प्ट कर रहे थे बाय यूजिंग द प्लैंक लॉ। ओके, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आप कह सकते हो कि लाइट के पास एक इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करता है, तो इसका मतलब उसके पास वेव बिहेवियर होता है। अगर वो डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन का फिनोमेना शो करता है, इसका मतलब उसके पास वेव बिहेवियर है। तो और आप कह रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसके पास पार्टिकल बिहेवियर है, वो पार्टिकल के रूप में चल रहा है। तो इसका मतलब है लाइट के पास कैसा बिहेवियर है? डुअल बिहेवियर है। लाइट एक दोहरा व्यवहार अपने पास रखता है, इसको हम डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट या लाइट डुअलिटी कहते हैं। ये चीज़ जब डिब्रॉय जब इसको सुनते हैं, तो डिब्रॉय जब इसको सुनते हैं तो वो इस चीज़ को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। अब देखो, प्लांक का लॉ एक्सटेंड किया आइंस्टीन ने एक सिचुएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। अब इस आइडिया को, जो आइंस्टीन का आइडिया था कि प्लांक का एक सिचुएशन में अप्लाई किया जाए, इसको डिब्रॉय जो है एक नए सिचुएशन में अप्लाई करते हैं और फिर वो एक नया कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज द वेव पार्टिकल डुअलिटी या डिब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो उन्होंने क्या कहता है कि विद एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक वेव नेचर इज ऑलवेज एसोसिएटेड कॉल्ड द मैटर वेव। हर जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, जो चल रहा है पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, इफेक्टिव दिखता है, सबके साथ हम जोड़ सकते हैं, उसके साथ एक वेव नेचर जुड़ा होता है और इस वेव नेचर को हम मैटर वेव कहते हैं। क्योंकि ये मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ है, मैटर के साथ जुड़ा हुआ वेव है, तो इसको हम मैटर वेव कहते हैं। और जो फॉर्मूला उन्होंने इसके लिए दिया, सिंपल सा फॉर्मूला दिखने में, लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही प्रोफाउंड, कि P इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। P क्या होता है? P मतलब होता है m टाइम v। तो इस P को उन्होंने एसोसिएट कर दिया h टाइम h अपॉन लेमडा। लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, मैटर वेव। तो वेवलेंथ तो प्रॉपर्टी मैटर की है, मोमेंटम प्रॉपर्टी पार्टिकल की है। तो ये फॉर्मूला दिखा रहा है कि हाउ लेफ्ट साइड इज अ पार्टिकल बिहेवियर एंड राइट साइड इज अ वेव बिहेवियर। इक्विवेलेंस इसमें दोनों में यहाँ पर शो हो रहा है। ये आइडिया सुनने में बड़ा ही प्रोफाउंड, मतलब बड़ा ही अजीब सा लगा शुरुआत में, लेकिन बहुत ही कम दिनों में, कुछ सालों के अंदर ही इसको दो अलग अलग ग्रुप ने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म कर दिया कि सच में पार्टिकल जिसको हम सोचते आ रहे हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, उसके साथ एक वेव बिहेवियर होता है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जैसे जो सिस्टम मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल हम लेते हैं, उनके साथ लोगों ने वेव बिहेवियर शो कर दिया। तो डेविसन जर्मर एक ग्रुप था
और एक जीपी थॉमसन जो कि जे थॉमसन के पुत्र थे। तो इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीक़ों से इस बात को प्रूव कर दिया कि डी ब्रॉय की जो बात है वो बिल्कुल सही है। हालांकि आने वाले समय में डी ब्रॉय से लेकर के डेविसन जर्मर को और जीपी थॉमसन को, इन सबको नोबेल पुरस्कार दिए गए टू एस्टेब्लिश दिस वेरी प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कॉम्पटन, एक और बड़ा नाम है। कॉम्पटन ने कहा कि पार्टिकल, लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर तो होता है, ये तो मैक्सवेल बता चुके थे, लेकिन लाइट के पास पार्टिकल बिहेवियर होता है, इसके लिए एक प्रूफ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्या वो तरीका है जिसकी सहायता से हम लाइट का पार्टिकल बिहेवियर शो कर सकते हैं? क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता? तो इस चीज़ को कॉम्पटन अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे थे। उन्होंने कहा अगर प्रकाश के पास पार्टिकल बिहेवियर है तो वो पार्टिकल की तरह कोलिजन करना चाहिए, वो उन सारे मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए जो कि पार्टिकल आपस में टकरा के कोलिजन करते हैं, उस तरह कुछ शो करना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। देखो होता क्या है, होता ये है कि जब हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर लाइट गिराते हैं तो लाइट जब पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है तो कई बार, मतलब ट्रेडिशनली ये देखा जाता था कि जो प्रकाश है उसके वेवलेंथ में कोई बहुत चेंज नहीं आता, ना के बराबर चेंज आता है। तो स्कैटरिंग से पहले जो वेवलेंथ थी लगभग वही वेवलेंथ स्कैटरिंग के बाद होती है। स्कैटरिंग मतलब ना कि टकरा के बिखर जाना। तो इस तरह की जो स्कैटरिंग होती है इसको रेले स्कैटरिंग कहते थे या इसको कोहेरेंट स्कैटरिंग कहा जाता था। लेकिन कॉम्पटन ने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो वेवलेंथ है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम ना लेकर के हम 1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम की वेव लें, यानी एक्सरे को लें, और एक्सरे के साथ वही स्कैटरिंग फिनोमेना दोहराएं, तो हम ये पाते हैं कि जो स्कैटर्ड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ अब इंसिडेंट वेव से चेंज हो जाती है। यानी कि कोहेरेंट, जो स्कैटरिंग कोहेरेंट थी पहले, रेले टाइप की स्कैटरिंग, अब वो इनकोहेरेंट हो जाती है। तो जो वेवलेंथ आपने यूज किया है उसके साथ साथ एक एडिशनल वेवलेंथ भी वहां दिखना शुरू हो जाती है, और इसी को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो अगर बहुत छोटे शब्दों में, बहुत छोटी लाइनों में बताना चाहें तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ इनकोहेरेंट स्कैटरिंग विद द एक्सरे एंड द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, टारगेट पार्टिकल। देखो यहाँ पे लिखा है, नॉर्मली व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंसिडेंट ऑन एनी फ्री चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन, टारगेट इलेक्ट्रॉन, द चार्ज एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड स्टार्ट टू ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी न्यू। चार्ज रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और खुद उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी से उनके ऊपर लाइट गिरी है। फिर जो ऑसिलेटिंग चार्ज होते हैं ये मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से रेडिएशन एमिट करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी का जिस फ्रीक्वेंसी की वेव को उन्होंने एब्जॉर्ब किया था, सेम फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेले स्कैटरिंग। बट जब एक्सरेज आर यूज्ड एज इंसिडेंट रेडिएशन, हमने वेवलेंथ को चेंज कर दिया, सम वेवलेंथ ऑफ हायर वेवलेंथ वर ऑब्जर्व। कुछ हमने देखा कि हमें आउटपुट में कुछ हायर वेवलेंथ की रेडिएशन दिखाई पड़े। दिस इज कॉल्ड द इनकोहेरेंट स्कैटरिंग एंड दिस इनकोहेरेंट स्कैटरिंग इज बेसिकली द कॉम्पटन इफेक्ट। तो आप देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी का कुछ देखें तो एक वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए आपको पीक दिखाई पड़ रहा है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द कोहेरेंट और रेले स्कैटरिंग। लेकिन कॉम्पटन ने क्या देखा कि जब हम एक्सरे के साथ ये सारा काम करते हैं तो हम एक जो रेडिएशन हमने भेजा था लैम्डा, वो तो है ही है, एक लैम्डा डैश भी हमें दिखाई पड़ेगा, और लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा, जिसको कि नाम दिया गया कॉम्पटन शिफ्ट। और इस पूरी घटना को हमने नाम दिया इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। दिस इज कोहेरेंट स्कैटरिंग, दिस इज इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। तो इनकोहेरेंट स्कैटरिंग इज द कॉम्पटन इफेक्ट और प्रेजेंस ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। फॉर्मूला जो होता है, डेरिवेशन हमारे पास है, आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू होगी वो होती है h/m0c 1 minus cos theta। m0 is the rest mass of electron, h is the Planck constant, c is the velocity of light, 1 minus cos theta। what is theta? देखो ऐसा था, जैसे मान लो हमारे पास, जस्ट फॉर इंस्टेंट थोड़ी सी जगह मैं यहाँ बना के देता हूँ। मान लो ये पार्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोटोन गिरा, एक्सरे का फोटोन गिरा, तो अब क्या हुआ कि फिर इलेक्ट्रॉन, फोटोन यहाँ स्कैटर्ड हो गया, तो फोटोन इधर से आया, इधर स्कैटर्ड हो गया। तो जो थीटा है, दिस इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। तो यहाँ पर कॉस थीटा यही है। आप देखो, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम
पूरी की वैल्यू 0 हो जाए। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस समय ये कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा अपॉन एम नॉट सी, 90 डिग्री पे ऐसा होगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाए, ओके, कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, तो उस स्थिति में डेल्टा लैम्डा हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि -1 माइनस को प्लस कर देगा तो +2, तो 2 टाइम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी डेल्टा लैम्डा की वो 0.0242 एंगस्ट्रॉम है, और इसका 2 टाइम हो जाएगा तो 0.048 या 0.05 एंगस्ट्रॉम आप मान सकते हो। तो कॉम्पटन शिफ्ट अधिक से अधिक कितना देख सकते हैं, 0.05 एंगस्ट्रॉम, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आने वाला एक्सरे फोटोन बिना इलेक्ट्रॉन्स टकराए सीधे निकल जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, 1, तो 1 - 1 0, यानी डेल्टा लैम्डा आपको 0 दिखाई पड़ेगा। तो आप अगर जो फोटोन इस टारगेट से नहीं टकराएंगे उनमें कोई कॉम्पटन इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। कॉम्पटन इफेक्ट सबसे ज़्यादा कब दिखाई पड़ेगा, जब फोटोन आए और टकरा के वापस चले जाएं, क्योंकि तभी कॉस की वैल्यू -1 होगी, यानी जब थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब सवाल पूछा जाता है कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट के साथ क्यों नहीं देख सकते हो, एक्सरे की आवश्यकता क्यों है? तो ये आवश्यकता ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ये आवश्यकता हमारे एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशन की है। जनरली जब हम कोई डिटेक्टर बनाते हैं जिससे कि हम ये सारा कुछ ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, तो उसको हम कैलिब्रेट करते हैं। तो अगर हमने अपने डिटेक्टर कैलिब्रेट किया है एक्सरे के लिए, तो हम 0.05 एंगस्ट्रॉम का जो चेंज है वो कुछ 2-4% के रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको कैलिब्रेट किया है अपने ऑसिलेटर को, अपने डिटेक्टर को 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए, 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए कैलिब्रेट अगर हुआ है तो 0.005 एंगस्ट्रॉम का चेंज बहुत छोटा चेंज होगा, शायद 0.0001%। इट इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन, जस्ट अब हो सकता है 0 कुछ ऊपर नीचे हो गए हों। बस हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम विजुअल लाइट के साथ ये काम करेंगे तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम अपने उस इंस्ट्रूमेंट से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हमारी कैलिब्रेशन की लिमिट की वजह से। इसीलिए विजुअल लाइट के साथ हमें होता दिखता नहीं है, बल्कि होता तो है बट बहुत ही वीक होता है। ठीक है, ये एक चीज का लॉजिक है। Okay, the formula suggested that Compton effect will be observed maximum at theta 180 degree and minimum along the direction of incident ray यानी theta 0 degree। उसके बाद अब आते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज वेलोसिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो, फेज वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, कई जगहों पर इसको वेव वेलोसिटी भी लिखा गया है। जैसा कि सजेस्ट किया गया था डिब्रॉय के द्वारा कि एक वेव नेचर जुड़ा होता है हर मूविंग पार्टिकल के साथ। तो चलिए ठीक है, एक एक्सप्रेशन हम वेव का लेते हैं। जनरली वेव हम कैसे लिखते हैं, y = a sin ωt - kx, ωt - kx, kx - ωt, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, मैथमेटिकल टर्म है, इवन ऑड फंक्शन के हिसाब से। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो ω/k होता है। कैसे आया भाई ω/k, जरा देखो। हम कह रहे हैं कि जब वेव चल रही है तो वेव का जो फेज है वो मान लो फिक्स है, तो फेज का टर्म तो यही है ना, ωt वाला टर्म ही तो फेज का है। अगर ये फिक्स है तो हमने मान लिया ωt किसी फिक्स नंबर a के बराबर है। अगर हम इसको टाइम के साथ डेरिवेटिव ले लें तो ओमेगा हो जाएगा यहाँ k dx/dt हो जाएगा। तो अगर हम dx/dt को वेव वेलोसिटी लें यानी u ले लें तो ओमेगा बराबर ku आएगा, k टाइम u आएगा, और यहाँ पर u बराबर ω/k आ जाएगा। तो जो हम कह रहे हैं कि हम किसी फेज वेलोसिटी या किसी वेव वेलोसिटी को ω/k लिख सकते हैं, तो ये उसका प्रूफ हो गया। अब डिब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है, लैम्डा = h/p, तो आपने h/mv कर दिया। और प्लांक का जो कॉन्सेप्ट था क्वांटाइजेशन का वो था E = hν, तो hν से आपने न्यू की वैल्यू निकाल ली। तो अब आप क्या कर रहे हो, u बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम वेवलेंथ, वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी टाइम वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पर u हो गई वेव की वेलोसिटी, ओके, न्यू क्या हो गया, न्यू यहाँ से निकालो, E/h हो जाएगा, लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा h/mv हो जाएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट करोगे तो आप देखोगे कि वेव वेलोसिटी c²/v आ गया, वेव वेलोसिटी c²/v दिख रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, v इज व्हाट, v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई हम कह रहे हैं कि मटेरियल पार्टिकल के साथ ये वेव जुड़ी हुई है, तो उस मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी v है और जो वेव जुड़ी हुई है उसकी वेलोसिटी u है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि c²/v है। अब रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट c वेलोसिटी से
बराबर नहीं चल सकता, उससे कम ही चलेगा। तो v अगर c से कम है तो आप देखो यहाँ पर, जैसे मान लो v की वैल्यू 0.5c है, तो u कितना हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन 0.5c, कैंसिल हो जाएगा c c, तो हो जाएगा वन ये हो जाएगा 2 टाइम्स c, यानी कि u की वेलोसिटी 2 टाइम्स c हो जाएगी। अब u की वेलोसिटी 2 टाइम्स c, यानी कि मटेरियल के साथ जो वेव जुड़ी है वो 2 टाइम वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी। हम लोग रिलेटिविटी में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द अपर लिमिट, नो वन कैन क्रॉस दैट वेलोसिटी। लाइट भी वेलोसिटी ऑफ लाइट की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। तो कोई फेज वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्रॉस कर जाएगी, लिमिट की उसको दुगना हो जाएगी। ये रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स का वायलेशन है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो कुल मिला के ये पता चला कि जो हम ये मान रहे हैं कि किसी पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी है, जस्ट उसको हम y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx लिख सकते हैं। दिस आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज इट वायलेटेड द सम एस्टैब्लिश्ड रूल बाय द आइंस्टीन रिलेटिविटी। तो आंसर क्या होगा? तो श्रोडिंगर आते हैं रक्षक के रूप में, गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी। वो कहते हैं कि वाई आर यू यूजिंग द सिंगल वेव कॉन्सेप्ट, वाई डोंट यू यूज द ग्रुप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। मतलब उनका कहना था कि डिब्रॉय कह रहे हैं कि अ वेव नेचर इज एसोसिएटेड नॉट अ सिंगल वेव। सो आप एक वेव नेचर मानो ना, आप मानो कि बहुत सारी मैटर वेव है जो किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई है। अब बहुत सारी वेव जो जुड़ेंगी, इंटरफेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बनेंगे, तो इस सब की वजह से अगर हम बहुत सारी वेव किसी मटेरियल पार्टिकल के साथ जुड़ी हुई मान लें तो ये अल्टीमेटली एक फॉर्म ले लेंगे ग्रुप का, इस तरह का एक फॉर्म ले लेंगी ये वेव पैकेट का, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक ग्रुप वेलोसिटी होगी। वाई इट इज ग्रुप वेलोसिटी? बिकॉज इट इज कंसिस्ट बाय ग्रुप ऑफ मैटर वेव्स। तो जो ग्रुप वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला उन्होंने बताया डी ओमेगा बाई डी के। तो इस तरह से वेव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कुछ वायलेशन दिख रहा था, तो उसको ओवरकम करने के लिए श्रोडिंगर ने ग्रुप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट दिया। अब क्या वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में कोई संबंध है आपस में? बिल्कुल संबंध है। आप देखो वीजी ग्रुप वेलोसिटी क्या है, डी ओमेगा बाई डी के, फेज वेलोसिटी क्या है, ओमेगा बाई की। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ओमेगा बराबर क्या है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू वीपी बाई के, वीपी मैं लिख रहा हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट किए फेज वेलोसिटी है, वीपी बाई के रखिए। अब यहाँ पर वीपी भी के साथ चेंज हो रहा है, के तो के का फंक्शन है ही है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा आपने लिखी, और के को 2 पाई बाई लेमडा रखोगे तो डी के बराबर क्या हो जाएगा, सीधा डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2 बाई लेमडा स्क्वायर डी के, डी लेमडा। इस वैल्यू को यहाँ रखो, आप प्लीज इसको अपने आप करके देखिएगा, देन यू विल फाइंड दैट वीजी इज इक्वल टू वीपी माइनस लेमडा वीपी बाई डी लेमडा। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। तो ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच का एक इंटर रिलेशन है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस पार्ट। और अगला जो हम इसका लास्ट सेक्शन देंगे इस क्वांटम मैकेनिक्स रिवीजन का, उसमें हम लोग बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके एप्लीकेशन, particle in one box problem, and that will be all about this series. So till then, have a nice day and take care of yourself.